गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित में हम पहली अभ्यास पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आइए पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखो, जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, इसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। जो वास्तविक संख्या होती है ये जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलके बनती है। परिमेय तथा अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं से मिलके क्या बनती है? हमारे पास वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है। अब जैसे हमने लिख दिया, मान लिया जाए, जैसे हम लिख लेते हैं कि 2, ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। और हम लिख लेंगे 2√3, तो ये भी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। ठीक है। अगर हम ऐसे लिख लेते हैं 2 + √3, तो ये भी क्या आ जाएगी? वास्तविक संख्या आ जाएगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है। और परिमेय और अपरिमेय के बारे में तो हम जानते ही हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय क्या होती है? जो संख्या किसके रूप में लिखी जाती है? P/Q। P/Q यानी भिन्न के रूप में लिखी जाती है, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। लेकिन इसकी क्या है? इसका खास बात क्या है कि इसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हर को कभी भी 0 नहीं होना है। तो जैसे हम लिख लेते हैं 1/2, 0/1, 4/5, ये सब क्या होती हैं? हमारे पास परिमेय संख्या होती हैं। ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम कहीं पे लिख लेते हैं 1/0, 2/0, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जाती है और इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है। दूसरा है इसमें अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या थी? जो संख्या P/Q यानी भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाती है, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? P/Q के रूप में, चलो ऐसे लिख देते हैं कि नहीं, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लिख लेंगे √2। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और √5 ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 एक पूर्ण वर्ग है। और किसका है? ये 2 का है। ठीक है। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या है? हमारे पास परिमेय संख्या है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बनती है। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में तो हमने जान लिया। और अब आता है हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा हम क्या निकालेंगे? HCF यानी कि मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे इस अभ्यास में क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या है उसको हम समझेंगे। देखो, जो यूक्लिड थे, ये क्या थे? एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने HCF को निकालने के लिए एक विभाजन प्रक्रिया बताई, जिसको हमने क्या कह दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कह दिया। अब इस प्रमेय का में क्या होता है कि हमारे पास 2 पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, 2
धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं हमारे पास, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं और 2 अद्वितीय पूर्णांक, 2 अद्वितीय पूर्णांक क्या है हमारे पास, अगर क्या है अद्वितीय पूर्णांक r तथा q हैं तो यूक्लिड ने इसको क्या कहा था, तो यूक्लिड के अनुसार क्या होता है हमारे पास, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। ठीक है, तो यूक्लिड के अनुसार क्या हो जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है, और जो a होता है हमेशा क्या होता है, b से बड़ा होता है, यानी a इज़ ग्रेटर देन b होगा हमेशा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने एक सूत्र पढ़ा है हिंदी में, क्या सूत्र होता है हमारे पास, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल, शेषफल, ये हमारा क्या है, सूत्र है। और जो ये सूत्र है हमारे पास a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कहलाती है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि a क्या होता है हमारे पास, a बराबर क्या होता है हमारे पास, भाज्य, a बराबर है भाज्य, b बराबर क्या होता है, भाजक, b बराबर भाजक होता है, और q बराबर क्या होता है हमारे पास, भागफल, q क्या है, भागफल, और r बराबर क्या होता है हमारे पास, शेषफल, r को कहते हैं हम शेषफल। ठीक है, तो सूत्र हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a हमेशा क्या होगा, b से बड़ा होगा, और जो ये r होता है, r का मान जो होता है वो बड़ा और बराबर होता है किसके, 0 के, और छोटा होता है हमेशा किससे, b से, b से क्या होगा, क्योंकि ये शेषफल है, ये हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस सूत्र को ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कहते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र के द्वारा हम क्या निकालेंगे, HCF ज्ञात करना निकालेंगे। बच्चों, अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, a और b लिखना है, और आपको क्या बताया है, a हमेशा क्या होता है, b से बड़ा होता है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसे हमेशा a मानेंगे हम। तो बड़ी संख्या कौन है, 225, तो a बराबर लिख लेंगे 225, लिख दिया हमने। ठीक है, और b बराबर कितनी हो गई, 135, ये हो गया b हमारे पास। अच्छा, अब सूत्र लिख लेंगे, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमने सूत्र लिख लिया। और आपको बताया था कि जो r होता है वो हमेशा बड़ा और बराबर होता है किसके, 0 के, लेकिन b से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब हमें पहले HCF निकालना पड़ेगा भाग विधि से, फिर हम इस सूत्र में उसको रखेंगे। तो हमें किसका निकालना है, 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। 225 लिख लिया हमने, 135 और 225 का। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा इसमें भाग, एक बार जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, फिर हम इससे क्या कर देंगे, ये ऐसे भाग बना दिया, और यहाँ लिख लेते हैं हम फिर से 135 लिख दिया। फिर 90 का भाग किस में देंगे, जो शेष था उसको हमने फिर से भाग देने के लिए बना दिया, और 90 का भाग फिर से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 90 एकम 90, तो कितना बच गया यहाँ पे, 45। ठीक है, फिर 45 बन गया, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, क्या लिख दिया हमने, 90 लिख दिया दोबारा से। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 45 दूनी 90। इस क्रिया को तब तक करते हैं जब तक कि इसका शेषफल शून्य ना आ जाए। ठीक है, जब शेषफल शून्य आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो यूक्लिड विभाजन है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका जो HCF आया हमारे पास, HCF, वो कितना आ गया, HCF आ गया हमारा
45। ठीक है, जिस संख्या से भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाता है, शेष नहीं बचता है, उसे हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, HCF कह देते हैं। ठीक है, अब इसे हमने किस में लिखना है, यूक्लिड विभाजन में लिखना है। ये सूत्र है इसका, इसमें लिखेंगे हम। ए का मान कितना है, पहले 225 लिख लिया। बी का मान कितना है, 135। अब क्यू का मतलब आंसर, भागफल जो आया है, 135 को कितने बार गुणा किया कि कितना आ गया, 225 से छोटा आ गया, तो 135 एकम कितनी बार हुआ, एक बार, यानी भागफल आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, प्लस क्या लिख देना है, शेषफल, शेष कितना बचा, 90, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 90 लिख दिया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए कौन बनेगा, यहाँ पे 135, ये ए बन गया। ठीक है, अब हमने देखा कि 135 में क्या क्या, हमने 90 का भाग दिया, 90 का भाग कितनी बार गया, फिर से एक बार गया, तो 90 गुणा 1 लिख दिया। ठीक है, फिर देखा हमने शेषफल, शेषफल कितना आया, 45, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, शेषफल लिख दिया हमने 45। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से 90 कहाँ आ जाएगा, ए की जगह पे, यहाँ पे 90 क्या बन जाएगा, फिर से ए बन जाएगा, तो ये हो गया, यहाँ पे 90 आ गया। अब हमने देखा जो 45 है, 45 का भाग 90 में कितनी बार गया, 2 बार, तो यानी 45 गुणा 2 लिख दिया, और शेषफल कितना आ गया, 0। जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो HCF है, HCF वो कितना आ गया, यहाँ पे 45। भाग देने वाली संख्या से जब शेषफल 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। और इस सूत्र में रखना ही क्या कहलाता है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये तो HCF तो आपको आता ही होगा पहले, ये क्या है, भाग विधि से मासा ज्ञात करना, और इसको इस सूत्र पे रखना ही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का है ये। बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर दूसरा करेंगे। तो क्या है दूसरा प्रश्न, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, सूत्र हमारे पास a बराबर BQ+R, ये हमारा सूत्र है। क्या है सूत्र, a बराबर BQ+R। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे b बराबर कितना है हमारे पास, 6, क्योंकि हमें प्रूव करना है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। b का मान कितना है, 6 है, और जो r है, r का मान क्या है, बड़ा है, और बराबर है किसके, 0 के, और लेस देन होगा किससे, 6 से, यानी b से छोटा होता है। इसलिए हम r के मान को क्या लेंगे, 6 से छोटा लेना है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेंगे हम। ठीक है, r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेंगे। ठीक है, अब हम सूत्र में लिख देंगे a बराबर b का मान कितना है, 6q प्लस क्या है, r लिख दिया। अब हम इसमें सबसे पहले क्या रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर, r का मान कितना रखेंगे, पहले हम 0, तो 0 रखने पर a बराबर आ जाएगा 6q+0, यानी a का मान आ गया 6q। ठीक है, फिर हम लिखते जाएंगे यहाँ पे r बराबर 1 रखने पर। अब हम r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर आ जाएगा a बराबर 6q+1, क्योंकि r के स्थान पे 1 रख दिया। इसी प्रकार हम लिख लेंगे r बराबर 2, 3, 4, 5 रखने पर। ठीक है, r का मान लिख लेंगे हम 2, 3, 4, 5 रखने पर। जब हम r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q+2। जब हम r का मान 3 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q+3। जब r का मान 4 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q+4। ठीक है, और जब r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q+5। ये हो गया। ठीक है, अब हमसे उसने प्रश्न में कहा था कि हमें बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1
या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, हमने ये करके दिखा दिया। और अब हम लिख लेंगे कि इसलिए क्या लिख लेंगे, हमने प्रूव करके दिखा दिया, इसलिए क्या हो गया कि किसी भी विषम यानी 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 क्या है हमारे पास, विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है। तो हम क्या लिख लेंगे, इसलिए कि विषम धनात्मक, क्या लिख लेंगे हम, विषम धनात्मक पूर्णांक, इसलिए कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमने इसे सिद्ध करके बता दिया। क्या बता दिया हमने कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। क्यों? क्योंकि 6q लेंगे तो ये क्या है, सम संख्या है, 6q + 2 लेंगे तो भी सम संख्या है, और 6q + 4 भी सम संख्या। उसने हमसे विषम पूछा था, इसलिए हम यहाँ पर केवल विषम को ही लिखेंगे। बच्चों, अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप होता है। देखिए, इससे पहले जो हमने सवाल किया है ये भी उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिख लेंगे। a बराबर क्या होता है, bq + r होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमको b बराबर कितना लिखना है, 3 लिखना है। क्या लिखना है, 3। इसको देखते हैं हम, ये क्या है, b होता है। ये जिस सवाल में जैसा दिया होता है उसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, और r का मान जो होता है वो कहाँ से जाएगा, 0 से लेकर 3 तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब r बराबर क्या हो गया, 0 से तो बड़ा हो गया और बराबर भी हो गया, और 3 से क्या हो गया, छोटा। तो r बराबर 0, 1, 2 ले लेंगे हम। ठीक है, ये रखेंगे हम। सबसे पहले लिख लेंगे a बराबर 3q + r लिख लिया हमने। अब क्या लिख लेंगे यहाँ पे, r बराबर 0 रखने पर r का मान क्या रख लेंगे हम, 0 रख लेंगे। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा, पहले इसमें रख लिया हमने 3q रख लिया, b की जगह कितना रख लिया, 3 रख लिया। ठीक है, तो ये आ गया 3q + 0, तो a बराबर आ गया 3q। लेकिन इस सवाल में ये अलग चीज़ कह रहा है। इसमें कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है, 3m या 3m + 1 का रूप होता है, लेकिन किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है। तो यहाँ तो वर्ग नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सवाल में क्या लिख लेंगे हम, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि दोनों और हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3q का वर्ग हो जाएगा। तो a का वर्ग बराबर 3 × 3 = 9q²। लेकिन हमें ये लाना है 3m के रूप में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से 3 को लिख दिया हमने 3, और 3 क्या बच गया, अंदर बच गया 3q²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें मानना पड़ता है 3 को बाहर छोड़ने के बाद जितनी चीज़ अंदर बचता है, जितना, उसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे, माना क्या लिख लेंगे हम, 3q² बराबर m। इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो a² बराबर 3m क्या आ जाएगा। ठीक है, पहला हमने सिद्ध कर दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m के रूप में होता है। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे r बराबर कितना ले लेंगे हम, r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर, जो हमारा सूत्र है जो हमने माना हुआ है उसमें r की वैल्यू क्या रख लेंगे, 1। सवाल क्या हमारे पास, a बराबर 3q + r, r के स्थान पे कितना रख रहे हैं, 1, तो a बराबर हो जाएगा 3q + 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका फिर से वर्ग करना है, क्योंकि हमें तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए। तो अब हम फिर से लिख लेंगे दोबारा, दोनों और
वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो जो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका सूत्र तो आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास सूत्र होता है। इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1, ये हमने लिख लिया। क्या हो जाएगा 3 का क्या बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, रूप लाना है 3m प्लस 1 के रूप में। इसका मतलब हम क्या करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q को तो एक साथ लिख लेंगे और 1 को अलग लिख लेंगे क्योंकि हमें 1 भी लाना है इसमें। अब इसमें से क्या कॉमन लेना है हमको, केवल 3 लेंगे हम, q नहीं लेंगे क्योंकि 3m के रूप में लाना है। तो 3 कॉमन ले लिया तो 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2q प्लस 1। अब 3 के अलावा जितना ये बचा है अंदर का ब्रैकेट के अंदर का, इसे हम मान लेंगे m। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माना, यहाँ हम लिख लेंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर किसके मान लेंगे, फिर से m के मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1, ठीक है। अब हमने ये दोनों चीज़ प्रूव कर दी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब हम लास्ट में लिख लेंगे, इसलिए क्या लिख लेंगे कि इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमको क्या करना था, इसमें प्रूव करना था, ठीक है।